गलत रोड में फॉलो कर लिया, 9 महीने हुए, फिर लगा कि यार यार ये भी फेल हो रहा है क्या, ये मतलब कुछ नहीं चल रहा लाइफ में, अब करें तो क्या करें। देखो मेरा तो क्या था ना, कोई ना बड़ा भाई ना कोई फैमिली में, ना कोई जो बताने वाला था जो आईटी में था। अगर होता तो शायद मैं 29 साल तक ऐसे नहीं बैठा होता। अगर कोई कॉलेज का सीनियर भी होता, टियर 3 कॉलेज में सीनियर भी ऐसे ही होते, मतलब वो भी स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। ये से तो समझ आ गया। अभी आपने एनकैश में शिफ्ट किया, राइट? जी। और फिर उससे पहले आपने बुक माई शो के टाउन हॉल में भी ज्वाइन किया था। तो वहां के लिए आपने कैसे क्या प्रिपेयर किया था फ्रंट एंड डेवलपर जॉब के लिए, वो भी सीधा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? डीएसएम क्यों कर रहे हैं जबकि कंपनी में जाके तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहीं यूज नहीं हो रहा है, डीएसएम क्यों करा रहे हो, कोई सेंस नहीं है। डिबेट छिड़ जाती है लिंक्डइन पे। मेरे को कुछ टाइम के बाद समझ आया है, मतलब इवन की कंपनी में एक साल एक्सपीरियंस हो गया था। आपने बिल्कुल ग्राउंड अप से अपना रिज्यूमे वगैरह बनाया, वो भी 5-6 साल के गैप के बाद। उसमें फिर आपने अपनी स्किल्स और प्रोजेक्ट्स भी फिल करे होंगे अच्छे से। तो उसमें आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स डाले, किस टाइप की स्किल्स ऐड करी? Audio Jungle. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज के जो हमारे गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल है और इनका नाम है प्रकाश। क्योंकि इनका माइंडसेट भी हमारी तरह ही है कि भाई स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से रिस्पेक्ट और पैसा कमा लो और ऐसा ही अपना करियर बनाओ। तो इन्होंने अपने बीटेक के बाद ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। उसके बाद 29 की एज में इन्होंने अपने आप को रीडिस्कवर करा और अपना एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर करियर दोबारा से स्टार्ट करा और अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी कंपनी भी स्विच करी है। अब एनकैश में एज अ सीनियर वेब डेवलपर भी वर्क कर रहे हैं, जो कि एक फिनटेक कंपनी है। उससे पहले बुक माई शो की एक्वायर्ड कंपनी टाउन हॉल में वर्क कर रहे थे 2 इयर्स के लिए, जिसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ टेक स्टैक्स पर वर्क किया एज अ फ्रंट एंड डेवलपर और अपना करियर बिल्ड किया उसमें रैपिडली। तो इनसे आज हम जानेंगे कि यार 2023 में जो जॉब चेंज करते हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे उसके लिए इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहिए, क्या क्या इस इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जो इन्होंने स्ट्रेटेजी यूज करी, जो पेनफुल गलत रोड मैप इन्होंने यूज करी, उन सब के बारे में जानेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। तो प्रकाश जी आइए बताइए हमें अपनी जर्नी के बारे में। थैंक यू हिमांशु फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। सो मैं ऑडियंस को अपना जर्नी के बारे में बता देता हूँ। सो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक करी थी टियर 3 कॉलेज से, जो कि यूपीटीयू का कॉलेज था। सो टियर 3 कॉलेज बहुत ही बेसिक कॉलेज होते हैं जहाँ कोई प्लेसमेंट नहीं होता, इतनी अच्छी फैकल्टीज़ नहीं होती, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो 4 साल किसी तरीके से बीटेक कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद प्लेसमेंट तो हमारे कॉलेज में होता ही नहीं था, बहुत ही जो टॉपर्स वगैरह थे उन्हीं का होता था। सो कॉलेज से निकलने के बाद फिर मैंने सोचा चलो क्या करें। सो जो हमारे पीयर्स थे सब लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। सो हिमांशु वही मैंने सोचा कि चलो यार यही कर लेते हैं। जबकि आप देखो कंटेक्स्ट बिल्कुल चेंज हो गया था। मतलब आप कंप्यूटर साइंस बीटेक कर रहे हो एकदम, मतलब कोडिंग में बीटेक में कोडिंग पढ़ रहे हैं, फिर हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे ही वही कर रहे थे, टियर 3 वालों को कोई गाइडेंस होता नहीं है, तो मैं भी उसी में लग गया था। फिर कितना टाइम आपने उसमें तैयारी करी हो, फिर कुछ लग रहा उसमें? उसमें तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं था। मतलब सब लोग बोल रहे थे कि चलो ये फॉर्म फिल कर दो, वो फॉर्म फिल कर दो। तो मैंने 2 साल तो उसमें प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम की करी, बट मैं इतना सीरियस नहीं था। क्योंकि आप इमेजिन करो कि आप बीटेक कॉलेज में गए हो, आप कंप्यूटर साइंस में आपने 4 साल पढ़ाई करी और आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं आपको कोडिंग की जॉब चाहिए थी। लेकिन कॉलेज के बाद एकदम से आप बैंक के फॉर्म भर रहे हो, आप एसएससी ये सब गवर्नमेंट एग्जाम के भर रहे हो, तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज हुआ था, कुछ गोल नहीं था लाइफ में, समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सीरियस नहीं था। 2 साल मैंने ऑलमोस्ट उसमें वेस्ट करे, तो 2 साल मेरा गया था। फिर उसके बाद आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया था, राइट? हाँ, तो अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि चलो अब बीटेक हो गई, 2 साल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन हो गई, ऑलमोस्ट 24 एज हो गई थी। तो अब देखो, अब 24 की एज में तो सब सीरियस हो ही जाते हैं। तो मुझे लगा यार अब तो बहुत हो गया, अब तो मतलब सीरियस हो जाते हैं। तो क्या करें, जॉब लग नहीं रही है क्योंकि टियर 3 कॉलेज से थे, है ना, और जो गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ हुआ नहीं। फिर सोचा कि चलो यार एक बिजनेस करते हैं, क्योंकि फाइनली वही ऑप्शन दिख रहा था। और आपको मैं बताऊं कि मेरे खानदान में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं करा, तो मैंने कहा चलो करते हैं, देखा जाएगा। तो फिर मतलब ऐसे ही बिजनेस था, ई कॉमर्स का बिजनेस था। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना उस समय चल रहा था। मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं। सो 2 साल वो बहुत अच्छा चला, मतलब मैंने 2 साल काफ़ी मेहनत करी उसमें। फिर थोड़े से गवर्नमेंट लॉज आ गए थे, जीएसटी आ गया था और पॉलिसीज आ गई थी।
फिर मैंने 2 साल उसमें और दिए जो कि अच्छा नहीं चला, टोटल 4 साल उसमें इन्वेस्ट करा। लास्ट के 2 साल ऐसे था कि चलो यार अब तो पैकअप करते हैं, इसमें भी नहीं होने वाला है, क्योंकि क्योंकि आप देखो ना, कोई बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का, बस कूद गए, है ना। कुछ मतलब कोई बैकअप नहीं यार, बहुत बोल्ड स्टेप है वो मेरे अकॉर्डिंग तो। मतलब हाँ। 4 साल देना लाइक शोज योर पेशेंस अलॉट। एक्चुअली हिमांशु ये था ना कि मतलब कोई मेरे पास और कुछ नहीं था ना, मतलब जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ नहीं हुआ। अब मेरे को लग रहा था इसके बाद क्या करेंगे, मतलब मेरे को लग रहा था कि ये तो बस लास्ट ही है, कि मतलब अपना फुल 100% दे दो। तो मतलब मैं श्योर हूँ कि हमारी ऑडियंस ने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ करा होगा, लाइक स्टार्टिंग में ऐसे भाई कि सीधा जॉब पे नहीं जाते हैं, या Right, फिर सीधा जॉब में जाते हैं, या फिर जॉब से कुछ और करते हैं, बिजनेस में मजा आएगा या बिजनेस में ट्राई करते हैं। तो आपने वो चीज पहले कर ली। फिर सर मुझे ये बताओ कि आप, ठीक है, आप कोडिंग से दूर तो चले गए, फिर वापस कोडिंग की तरफ कैसे आए? लाइक क्या माइंडसेट था आपका कि एकदम गवर्नमेंट जॉब के बाद, बिजनेस करने के बाद वापस कोडिंग में क्यों सोचा आने का? और आए भी तो कैसे आपने 29 की एज में वो दोबारा से फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी अचीव की? हाँ, सो ये स्टोरी एक्चुअली मैं सबको ही सुनाता हूँ, तो आपको भी थोड़ा बताता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग ही है। अभी 20 एज की ऑलमोस्ट एज है। इस एज में क्या होता है कि सब लोग अच्छी पोजीशन पे जा चुके होते हैं, अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं। तो मैं वही 28 एज क्रॉस कर चुका था। अब मेरे को लगा कि यार अब क्या करें, मतलब अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। फाइनली मेरे को लगा कि अपनी बीटेक की डिग्री को यूज करते हैं और एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज करी थी, मेरा कोडिंग का पैशन तो था, बट ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो बात अलग है। तो फिर सोचा चलो ट्राई करते हैं। फिर कुछ लोगों से पूछा, इधर उधर के फ्रेंड से, उन्होंने बोला कि यार कि मोबाइल डेवलपमेंट बहुत चल रहा है, ये सीख लो, ये पढ़ लो, इसमें जॉब लग जाती है। तो ऑलमोस्ट 29 की एज थी, तो मेरे को लगा यार चलो थोड़ा टाइम दे देते हैं, 6-8 महीने दे देते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर जॉब लग गई तो फाइनली सेटल हो जाएंगे। तो वही फिर मैंने थोड़ा जावा को पढ़ा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ा, ऐसा करते करते 8-9 महीने हो गए। तो एटलीस्ट सक्सेसफुल तो मैं उसमें नहीं हुआ था, बट कोडिंग में मैंने एक सेल्फ स्टडी करके एंट्री कर ली थी। और इसमें एक और पॉइंट मैं बताता हूँ कि कोविड से पहले का टाइम था 2019, तो उसमें उस समय वॉक इन इंटरव्यू होते थे, आजकल सारे गूगल मीट पे होते हैं। तो मैं क्या करता था, 2-3 इंटरव्यू में, 4-5 एक्चुअली काफ़ी में गया था, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह के रिजेक्ट कर देते थे। तो जैसे मतलब जैसे कुछ भी वो कह रहे कि आपने कभी कुछ ऐप नहीं बनाई, आप मतलब 1-2 हॉबी ऐप बनाई थी आपने, कोई बहुत बड़ी किसी कंपनी की ऐप नहीं बनाई। कोई कुछ बोलता था कि आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो 8-9 महीने हुए, काइंड ऑफ गलत रोड में फॉलो कर लिया, 9 महीने हुए। फिर लगा कि यार ये भी फेल हो रहा है क्या, ये मतलब कुछ नहीं चल रहा लाइफ में, अब करें तो क्या करें, मतलब जॉब भी नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा लग गया कि अब क्या करूं। यार सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि मतलब बहुत बड़ा ह्यूज स्टेप है एकदम अपना करियर स्विच करना, वापस सॉफ्टवेयर लाइन में आना, और पता होना कि भाई ठीक है, दोबारा ग्राउंड अप से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसमें भी आपने 8-9 महीने दिए, इंटरव्यू लेवल तक उसे लेके गए, अपनी प्रिपरेशन को, रिज्यूमे बिल्डिंग वगैरह सब कुछ। उसके बावजूद आपको रियलाइज हुआ कि ठीक है, मैं गलत रोड मैप फॉलो कर रहा था। तो वो कंफ्यूजन मोस्टली आई थिंक सबको ही होती है, क्योंकि हम भी यूजुअली जाते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं कोई रोड मैप वगैरह, भाई 10-10 रोड मैप अवेलेबल होती है, अलग अलग होगी, किसकी फॉलो करें, हर चीज में थोड़ी बात अलग निकलती है। तो आपको ऐसी क्या इंस्पिरेशन मिली, या आपने किस रोड मैप को फॉलो करा कि एकदम आपने एंड्रॉइड छोड़ के आप इस वेब डेवलपमेंट की फील्ड में एंटर कर गए? और उसमें ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल आपने सिर्फ सर्विस बेस्ड वगैरह से जॉब स्टार्ट करी हो, आप वहां से लेकर सीधा आपने अपनी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करके आप एकदम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंटर कर गए, ठीक है, वो भी बुक माई शो लेवल की, ठीक है, तो नॉर्मल कंपनी नहीं होती वो, उसमें बहुत सारे आपने इंटर प्रिपरेशन डेफिनेटली करी होगी। आई एम श्योर कि ये करियर स्विच बहुत सारे लोग जो अभी वीडियो देख रहे हो उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो वो कैसे करा आपने, प्लीज सर डिटेल में बताओ। हाँ, मतलब इसमें यह था कि जब वो 8-9 महीने खराब हुए, तो उसमें मैं पढ़ता ही रहता था, ब्लॉग्स पढ़ता रहता, तो कहीं ना कहीं अंदर से समझ आ गया था कि ये राइट पाथ नहीं है। मतलब बाकी स्टोरीज देख रहा हूँ, लिंक्डइन पे देख रहा हूँ, समझ आ गया था कि बाकी लोग यार ये नहीं कर रहे। मतलब एंड्रॉइड में क्या गलती हो गई थी ऐसे? मतलब ऐसा है कि मैंने ये नोटिस किया कि पहले तो एक ना फ्रेमवर्क पे नहीं रहना चाहिए कि हम एंड्रॉइड ही कर रहे हैं, या हम क्योंकि जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ना, ये सिर्फ ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ी ग्लोबल प्रोफाइल के लिए हायर करती हैं। तो आप, ये सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक है जो कोई पॉइंट नहीं करता। हाँ, ये मेरे को बाद में समझ आया कि अरे यार ये
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए मुझे जाना है तो मुझे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। मेरे को एंड्रॉयड पढ़ने से, आज एंड्रॉयड है 5 साल के बाद ना रहे, तो कंपनीज को ऐसे बंदे नहीं चाहिए। इनफैक्ट ऐसा हो रहा है जब से जावास्क्रिप्ट आया, रिएक्ट नेटिव आया, एंड्रॉयड आईओएस डेवलपर्स की जॉब नीचे नीचे जाती जा रही है। एग्जैक्टली, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, इन सब ने मतलब पलट गया चीज। हाँ, पहले बहुत मार्केट थी एंड्रॉयड के वो, और एक टाइम पे क्या पता ये फ्रेमवर्क भी आउटडेटेड हो जाए, कुछ नया आ जाए। सो कंपनीज को ऐसा चाहिए कि जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जो जल्दी से सीख ले और परफॉर्म करे। सो यही गलती थी। फिर उसके बाद मतलब मैंने गिव अप नहीं करा। एक रीजन ये भी था कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मतलब आप देखो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब, फिर बिजनेस, मतलब कुछ तो चल नहीं रहा है ना। फिर अपना ये भी नहीं चला, तो मुझे लगा अब इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो इसमें लगे रहते हैं थोड़ा और थोड़ा सा। हाँ है ना, थोड़ा सा एज 29 में आपको लगता तो है कि यार कि आपके जो पीयर्स हैं 30 की एज, 29 की एज में कोई इतना कमा रहा है, कोई इतना कमा रहा है, किसी का इतना सीटीसी है, तो थोड़ा सा लगता है कि यार कि क्या करें, बाकी लोग ऐसे कैसे आगे निकल गए। तो मैंने सोचा कि चलो गिव अप नहीं करते, मेरा भी कुछ ना कुछ भला हो ही जाएगा। तब तक आपकी शादी हो गई थी? हाँ, मैं मैरिड था, मेरी एक्चुअली में बेटी भी हो गई थी, है ना। तो वो 1-2 महीने की थी उस समय, और मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अब इमेजिन करो 30 की एज में आपकी मैरिज हो रखी थी, आपकी बेटी भी थी न्यूबॉर्न, उसके बावजूद आप करियर शिफ्ट कर रहे थे। तो इसका क्रेडिट थोड़ा अपनी वाइफ को भी दूंगा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। भगवान सबको ऐसा मतलब पार्टनर दे, खैर। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो फिर मेरे को लगा कि अब क्या करें, मतलब मेरी सारी ऑडियंस लड़के ही हैं, वो तो सिर्फ इतना डिटेल में नहीं सोच रहे होंगे, वो कह रहे हो बस लड़की दे दो। हाँ, बस राइट। तो भगवान उनको अच्छा पार्टनर दे, सपोर्टिंग पार्टनर दे। सो अब क्या है कि फिर मेरे को लगा क्या करें। तो मेरा एक फ्रेंड था, मेरे कॉलेज का ही था, तो उसने क्या किया था ना, उसने कहा कि पेड कोर्स ज्वाइन किया था। उस समय स्केलर एकेडमी उसने ज्वाइन करी थी, उस समय कोई नहीं जानता था। तो उस समय उसने कहा कि यार ये स्केलर करके कुछ है, इसमें उनका करिकुलम है, ये लोग प्रोडक्ट बेस की प्रिपरेशन कराते हैं, और स्टार्टिंग पैकेज प्रोडक्ट बेस का 8 से 10 लाख, मतलब हाई पैकेजेस होता है बहुत। सबसे लोवेस्ट प्रोडक्ट बेस कंपनी भी 10 लाख फ्रेशर को पे करती है। Definitely. तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब सुनने में मतलब शॉर्टकट लगा कि अगर मैं ये अचीव कर लूं तो जितना मैंने टाइम वेस्ट किया, अगर मैंने प्रोडक्ट बेस में जंप कर लिया 30 की एज में, तो कुछ साल तो मेरे रिकवर हो जाएंगे। तो सुनने में उसकी बात सही लग रही थी, बट थोड़ा सा रिस्क भी लग रहा था कि स्केलर क्या है, ये है वो है, आज के टाइम पे तो फेमस है काफी। तो फिर मैंने कहा चलो देखा जाएगा। मेरे फ्रेंड ने फेब में ज्वाइन किया था, उसका अगला बैच कुछ 6 महीने बाद था। तो मैंने 6 मंथ बाद ज्वाइन कर लिया था, और उस 6 मंथ्स में ऐसा नहीं कि मैं खाली बैठा था, ठीक है। बैच नहीं आ रहा था, तो बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगा, थोड़ी सी उससे पहले भी मैं मतलब मेहनत करता ही रहा, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं करा कोडिंग को लेके। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से एंड्रॉइड छोड़ दिया था, बट कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल में पढ़ रहा था, वेट कर रहा था कि चलो ये ज्वाइन करेंगे। और ठीक है, फिर उनका क्या है कि एक करिकुलम रहता है कि फिक्स करिकुलम है, जो प्रोडक्ट बेस में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। अब जैसे आप एंड्रॉइड पढ़ रहे हो, वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो कैसे आप सेलेक्ट हो गए। तो आपको सही प्रिपरेशन करनी है ना, सही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो करिकुलम उनका बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में था। प्लस क्या था ना वहां पर, मैंने देखा कि मेंटोर्स वगैरह में, क्या मतलब क्या था ऐसा स्टार्टिंग से, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ठीक है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी करना होता है, कुछ चीज होती है। कॉलेज में कुछ सुना था, मुझे भी नहीं पता था, कॉलेज के एंड में पता लगा मुझे। फिर समझ आया कि यार ये तो बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद लो लेवल डिजाइन, फिर हाई लेवल डिजाइन, फिर डेटाबेस स्कीमा डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं सोचता था यार ये लोग पूछ ही रहे हैं, और जाएंगे हम तो काम करेंगे रिएक्ट में, एंगुलर में, स्प्रिंग बूट में, तो ये लोग ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आता था, बाद में समझ आया कि ये फ्रेमवर्क आज हैं कल नहीं रहेंगे। उनको एक सॉलिड फंडामेंट, उनको ऐसा इंजीनियर चाहिए इसके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो। तो समझ आया कि यार ये एक्चुअल में ठीक रास्ता है, ये सही रोड मैप है, चलो इसी करिकुलम को फॉलो करते हैं। फिर वो सब फॉलो किया, उधर भी 9 मंथ स्पेंड करे, प्लेसमेंट हो गया था। अच्छा, हाँ ओके। तो बस देखो डिफरेंस क्या था, 9 मंथ सेल्फ स्टडी करी, गलत रोड मैप फॉलो किया। इधर क्या था कि एकदम करेक्ट रोड मैप फॉलो किया, और थोड़ा सा पेड कोर्स में पैसे देते हो तो आप पढ़ते भी ज्यादा हो। हाँ, और आप
ये मेंटेलिटी बहुत है लोगों की। ये भी होता है ना, फोर्सफुली असाइनमेंट आ रहे हैं, अब करना ही पड़ेगा। हाँ। सेल्फ स्टडी में अच्छा। आज मन कर रहा है, कल नहीं मन कर रहा है। अच्छा। कभी किसी की शादी में चले गए, कभी कुछ कर लिया, मतलब एक तरह से उसमें अपने आप आपके ऊपर आ रहा होता है कि चलो ये क्लास है, ये अटेंड करो, अगली ये है, 2 दिन बाद ये है। यही सब था। अच्छा। फिर मेंटोर्स वगैरह। हाँ, मेंटोर क्या था, देखो मेरा Mentor? तो क्या था ना, कोई ना बड़ा भाई, ना कोई फैमिली में, ना कोई जो बताने वाला था जो आईटी में था। अगर होता मेरा तो भी। शायद मैं 29 साल तक ऐसे नहीं बैठा होता। अगर कोई कॉलेज का सीनियर भी होता, टियर 3 कॉलेज में सीनियर भी ऐसे ही होते हैं, मतलब वो भी स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर मेंटोरशिप मिली एंड मतलब ये सब प्लस पॉइंट थे जिससे कि फाइनली प्लेसमेंट हुआ टाउनस्क्रिप्ट बुक माई शो ग्रुप। बहुत सही यार, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंटर करना तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होता इजीली। तो आप मतलब ऐसे डीमोटिवेट नहीं होते थे कि यार ऑनलाइन कोर्स है, पैसे दे दो, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा, या फिर मतलब मेंटर भी है तो मेंटर से क्या ही हेल्प मिलती होगी? हाँ, मतलब ऑनलाइन क्या था ना, एक तो थोड़ा सा कोविड का टाइम भी आ गया था। उस समय मैंने इतना नहीं सोचा, बट मेरी मेरी थिंकिंग भी यही थी ना कि ऑफलाइन ही करते हैं। बट मेरे को लगा कि सारे ही ऑनलाइन हो रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो रहा था, हमारी इंडस्ट्री चेंज हो रही थी उस समय, तो ऑनलाइन कोर्स कर लिया। लेकिन मेंटोरशिप एक्चुअल में यार पता लगा कि फायदा दे रही है, क्योंकि वो लोग क्या थे ना, कोई अमेजोन में था, कोई गूगल में था। अब इतनी अच्छा। बड़ी कंपनी का बंदा मेरे को गाइड कर रहा है, जो कि टियर 3 का हूं मैं। ओ, तो कुछ वो तो नहीं possible। वो भी, वो सोचो कैसे पहुंचा है गूगल में उसने, कुछ तो मतलब उसने राइट रोड में फॉलो किया होगा ना। वो आपको काफी चीजें वो बता देगा कि गलतियां क्या नहीं करनी। मैं क्या है ना, मैं तो इतनी गलतियां करी हैं कि गलतियों का पहाड़ था। तो अगर वो सब चीजें आपको मेंटोर बता दे तो आप वो रास्ता स्किप कर देते हो। मेरे 3 4 5 साल बच जाते, क्योंकि सब बिजी हैं। तो मतलब आपको एक अच्छा वन ऑन वन मेंटोर मिल जाए, गाइड कर दे, तो आपको यार बहुत ही आपका टाइम बच जाएगा। अगर वो 2 महीने में एक बार भी आपको कोई ऐसा गाइड कर देना, तो आप एटलीस्ट गलत टर्न नहीं लो, आप रॉन्ग टर्न लेने से बच जाओगे। तो आपने स्टार्टिंग में डीएसए मेंशन किया था, तो मेरे को भी बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि यार डीएसए भैया करना चाहिए या सिर्फ डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। अगर डीएसए करना भी चाहिए, लाइक मुझे पता है करना चाहिए, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली? आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उसके प्रिपेयर करने के लिए? फिर डीएसए, कैसे आपने उसको मास्टर किया इंटरव्यू के लिए? आई मीन डीएसए देखो वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, नो डाउट। ठीक है, बोरिंग। टफेस्ट एंड बोरिंग। तो मैं इसके ना 2 एस्पेक्ट बताता हूँ कि पहले तो टाइम तो 6 8 महीने लग जाता है, अच्छे से सारी एल्गोरिथम सारे डेटा स्ट्रक्चर करोगे 6 8 महीने तो लगने ही है। सेकंड पॉइंट ना, मेरे से भी बहुत सारे ऐसे लिंक्डइन में मैसेज आते हैं कि डीएसएम क्यों कर रहे हैं, जबकि कंपनी में जाके तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहीं यूज नहीं हो रहा है, डीएसए क्यों करा रहे हो, कोई सेंस नहीं है। डिबेट छिड़ जाती है लिंक्डइन पे। तो मेरे को कुछ टाइम के बाद समझ आया है, मतलब इवन की कंपनी में एक साल एक्सपीरियंस हो गया था, कि डीएसए हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक है, डीएसए टॉपिक नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने के लिए जो हम तरीका फॉलो कर रहे हैं वो डीएसए है। कंपनी को क्या चाहिए ना, कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है उनको एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। अब आप प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनोगे? सबसे आसान तरीका है कि डीएसए को पढ़ लो, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे, डेफिनेटली। है ना। तो डीएसए में क्या होता है, क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करें, क्या एल्गोरिथम लगाएं, आपका वो माइंडसेट बन जाता है। 6 महीने डीएसए पढ़ोगे तो आपको पता है कि क्या अप्रोच फॉलो करनी है, क्या करना है। फिर कंपनीज में आप जाते हो, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हो कि क्या करना है, ऑप्टिमाइज वे करते हो, टाइम मैनेजमेंट करते हो। जब आप टीम लीड बन जाते हो तो हर चीज को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो। कहीं ना कहीं आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बने हो डीएसए की वजह से। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने डीएसए नहीं करा था कॉलेज में ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था। मैंने बिल्कुल ही इंटरव्यू के लिए जो होता ना सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए उतना किया था। तो लकीली मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना ज्यादा डीएसए नहीं पूछा, मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछा था। बट आफ्टर 3 years ऑफ वर्किंग मैंने रियलाइज करा कि यार अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइक आपकी अप्रोच और माइंडसेट में क्लियर है ना, कि इस प्रॉब्लम को या इस लेवल की प्रॉब्लम को ये अप्रोच में फॉलो कर सकते हैं, तो अगर आप वो फाइनल कर पाते हो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आपका कोड करने का टाइम बहुत कम हो जाता है। Like, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दी जाती है, अगर मैं उसको ब्रूट एंड फोर्स से लगाऊं, इट एंड ट्रायल से एल्गोरिथम लिख के एज केसेस प्रेडिक्ट कर करके, तो वही काम मैं 5 दिन में कर रहा हूँ। अगर वही चीज मैं पहले प्रेडिक्ट कर लेता हूँ ना, एल्गोरिथम सोच लेता हूँ कि क्या सबसे ऑप्टिमाइज वे वगैरह रहेगा, एज केसेस क्या रहेंगे, तो वही सेम काम मैं आधे दिन में सोचकर आधे दिन में कोड करके कर पाता हूँ।
एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली। डीएसए को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था ऑनेस्टली, बट 3 साल बाद मुझे अक्कल आई कि फिर मैंने करना स्टार्ट किया। डीएसए तो समझ आ गया, अभी आपने एनकैश में शिफ्ट किया राइट? जी जी। और फिर उससे पहले आपने बुक माई शो की टाउन हॉल में भी ज्वाइन किया था, तो वहां के लिए आपने कैसे क्या प्रिपेयर किया था फ्रंट एंड डेवलपर जॉब के लिए, वो भी सीधा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? सो इंटरव्यू में क्या हुआ था कि जो क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास वो मतलब डीएसए के पूछे गए थे, जैसे कि जो फेमस डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वही सारे पूछे जा रहे थे। फॉर एग्जांपल आपको स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम, बीएफएस डीएफएस हो गया, ग्राफ का, ट्रीज के, स्टैक क्यू के, कुछ मतलब फेमस क्वेश्चंस आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएंगे। डीएसए के वही सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, फेमस एल्गोरिथम्स। उसके बाद लो लेवल डिजाइन में जैसे डिजाइन अ पार्किंग लॉट, जिसमें हम क्या करते हैं, लो लेवल डिजाइन का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करके हम क्लासेस बनाते हैं, है ना। तो एलएलडी इसलिए पूछा जा रहा था कि फ्रंट एंड में भी आप जब कोड करोगे तो आप में वो डिजाइन सेंस होना चाहिए कि कैसे कंपोनेंट बनेंगे, कैसे आपको कोड को स्ट्रक्चर करना है, और वो बैक एंड में भी मतलब यूजफुल होता है एलएलडी। तो एलएलडी के क्वेश्चंस थे, डीएसए के क्वेश्चंस थे। एचएलडी था जो हाई लेवल डिजाइन, उसके बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो सीनियर लेवल पे पूछा जाता है कि एचएलडी के क्वेश्चन की इंस्टाग्राम को कैसे आप सिस्टम लेवल पे डिजाइन करोगे, हाई लेवल पे। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, बट उसके थ्योरी वाले क्वेश्चन। तो और डेटाबेस स्कीमा के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डेटाबेस को कैसे डिजाइन करोगे। तो यही सारे क्वेश्चंस थे। सो मोस्टली मुझे जो वहाँ पर जो टास्क थे वो ओनली फ्रंट एंड के ही मैंने मैक्सिमम मेरे को टास्क मिलते थे। जैसे कि फ्रंट एंड में काफ़ी फ्रेमवर्क्स थे, तो मैंने एंगुलर पे काम किया था, उसमें जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस के फ्रेमवर्क जैसे टेलविंड सीएसएस, बूटस्ट्रैप वगैरह, तो इन सब पे मैंने काम किया था। बट इंटरव्यू में क्वेश्चंस वही थे, मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल पे चेक करते हैं, बट कंपनी में अंदर जाके आप फिर फ्रेमवर्क पे आप काम करोगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल ग्राउंड अप से अपना रिज्यूमे वगैरह बनाया, वो भी 5-6 साल के गैप के बाद, ठीक है? उसमें फिर आपने अपनी स्किल्स और प्रोजेक्ट्स भी फिल करे होंगे अच्छे से। यस यस। तो उसमें आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स डाले, किस टाइप की स्किल्स ऐड करी कि 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है, गैप है आपका, वो आप पे बैकफायर ना करे? और किस टाइप का अपने रिज्यूमे वगैरह बनाया, वो प्लीज बताओ एक बार फ्रेशर्स को। और जब करियर स्विच कर रहे थे उसके बाद आपने जॉब भी स्विच करी, तो क्या चेंजेस करे उसमें? ठीक है, तो ऐसा था कि ना, सबसे पहले रेज्यूमे का मेरे को ये पता चला कि रेज्यूमे 1 पेज होना चाहिए। ये जब स्केलर वगैरह ज्वाइन किया था तब सब लोग ऐसे ही रेज्यूमे बना रहे थे, वहाँ भी मेंटोर बोलते थे कि 1 पेज बनाओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि 1 पेज में तो हम लिखेंगे तो कोई हमें कोई सोचेगा कि हमने कुछ करा ही नहीं। बट ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, आप 1 पेज रेज्यूमे होगा तभी आप शॉर्टलिस्ट होगे। कोई 2 पेज का रेज्यूमे नहीं पढ़ता, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। तो 1 पेज रेज्यूमे बनाया। अब मेरे पास 1 पेज लिखने के लिए भी नहीं था, कि मैंने तो गैप था मेरा, तो करता गया। तो जो मैंने एल्गोरिथम्स पढ़ा, मैंने ये स्केलर एकेडमी मेंशन कर दिया था दिखाने के लिए कि गैप के बाद मैंने कुछ पढ़ाई करी है, प्रूफ करने के लिए कि मैं एकदम से नहीं आ गया हूँ। तो स्केलर कुछ तो कोर्स वगैरह दिखाना पड़ेगा, कोर्स दिखा दिया, ये दिखा दिया। फिर उसमें मैंने एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ा, लो लेवल डिजाइन पढ़ा, वो सब स्किल्स में लिख दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में स्प्रिंग बूट, रिएक्ट वगैरह कराया, वो लिख दिया। और मेरे एक मेंटोर थे स्केलर में, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। तो उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट नहीं है तो कुछ ऐसा लिखोगे, थोड़ा इम्पैक्ट दिखाओगे, आपने कुछ करा है, मतलब कुछ अचीवमेंट दिखाओ। तो मैंने क्या किया था ना, करा है, कुछ इम्प्रूव करा है। तो मेरे को लगा क्या सर्टिफिकेट, अचीवमेंट क्या दिखाऊं। तो उस समय मैं हैकर रैंक में भी क्वेश्चन सॉल्व करता था, वहां मेरा ना 6 स्टार हो गया था। मैंने बहुत मेहनत करी थी। साथ के साथ मैं सोचता था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि मेरा तो गैप है। तो मैंने हैकर रैंक को पकड़ा, क्वेश्चन सॉल्व करे, वहां 6 स्टार आ गया, तो अचीवमेंट में ऐड कर दिया। बाकी प्रोजेक्ट वगैरह कुछ था नहीं। और शॉर्टलिस्ट हो गया था, क्योंकि एकेडमी के थ्रू गया था, तो शॉर्टलिस्ट हो गया था। और उसके बाद इंटरव्यू अच्छे दिए थे, तो उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिया। तो शॉर्टलिस्टिंग वाला पार्ट उन्होंने हैंडल कर लिया। और उसमें ऐड करने का मैंने काफी कुछ, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने अचीवमेंट थी, सब कुछ मैंने लिख दिया था। सो ये तो फर्स्ट रेज्यूमे था। अब जब मैंने 2 साल के बाद स्विच किया, तो उसमें मेरे पास बहुत कुछ था लिखने के लिए। आप सोच सकते हो कि एंगुलर, रिएक्ट, टेलविंड, MySQL, MongoDB, स्प्रिंग बूट, बाकी मतलब काफी कुछ अचीवमेंट भी हो गए थे, काफी प्रोजेक्ट में ओनरशिप लिया था। मतलब आप समझ रहे हो ना, 2 साल एक्सपीरियंस किया था, आपको प्राउडली आप काफी कुछ लिख सकते हो। स्टिल मैंने 1 पेज रेज्यूमे पे रहा मैं, ये मैंने वो स्टैंडर्ड चेंज नहीं किया,
1 पेज सही रेज्यूमे किया। में, बस वो पुराना हटा के अब थोड़ा सा अच्छा पावरफुल रेज्यूमे बनाया। तो अच्छा। वो अभी चल रहा है, अब अगली जॉब में फिर हम्म। अपडेट कर देंगे। मतलब आपको तो पता ही है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऑलरेडी कि मतलब बिजनेस में जो आप अचीव करना चाहते थे 30-40 लाख, ठीक है, पर ईयर मिनिमम चाहते होगे, तो वही चीज प्रोडक्ट बेस में आप अचीव कर सकते हो 2-3 साल में, कि इतने के स्टॉक्स आ गए, इतना का ज्वाइनिंग बोनस वगैरह और सीटीसी मिला के मिल गया। एग्जैक्टली ऐसा है ना कि पहले ना मैंने जो मेरे टाइम पे क्या होता था ना, मैंने ये सुना था पहले आप 2 लाख से स्टार्ट करते हो, 3 होता है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, धीरे धीरे हम 10 साल में ग्रो करते हैं। हमारे पेरेंट्स यही बोलते थे, सब लोग यही कहानी सुनाते थे। आजकल क्या है, फ्रेशर लेवल पे 10-12 लाख, 5 साल में 50 लाख, 6 साल में 1 करोड़ सैलरी मिल रही है। तो मैं भी बहुत गलत, मैं बिजनेस में क्यों गया, मैं जॉब को ऐसा समझता था कि इसमें कुछ नहीं होगा, बट आज के टाइम पे बहुत हाई सैलरीज हैं। वो सेम आप बिजनेस से अचीव कर सकते हो, यहाँ से भी अचीव कर सकते हो। कंपनीज छोड़ना नहीं चाहती इंजीनियर्स को, टैलेंटेड को, उनको स्टॉक्स दे रही हैं कि 10-20 लाख के साल के शेयर्स देती हैं, जो अगले 10 साल में करोड़ों के हो जाते हैं। तो 15 साल के बाद आप प्राइवेट जॉब या आईटी वाली जॉब छोड़ोगे, 10-12 करोड़ के शेयर्स पड़े होंगे आपके पास, जो वो सरकारी जो नौकरियों में नहीं होता कि रिटायरमेंट पे 1-2 करोड़ मिल रहा है। यहाँ पर 45 साल में रिटायर हो जाओ, 45 में आप 10-12 करोड़ मिल रहा है लोगों को। तो अब टाइम चेंज हो चुका है। लाइक मेरे भी 5-6 साल के जो दोस्त एक्सपीरियंस वाले रिटायर, मतलब रिटायर क्या, अगर कुछ अपने स्टॉक्स वगैरह बेचते हैं तो 50-60 लाख का सीधा फ्लैट ही लेके डाल देते हैं उसमें। एग्जैक्टली वो तो अब वो मतलब ये बिजनेस छोड़ के आप अगर इसमें आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता अच्छा खासा आप कमा सकते हो इसमें। ठीक है, मतलब हाँ, लेकिन स्ट्रेस भी है इस लाइन में, ठीक है, मेहनत भी बहुत है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे कर रही है तो उसके लिए अच्छे से आपको पूरा कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, डीएसआर, सब कुछ अच्छे से कवर करना पड़ेगा इन डेप्थ, ऊपर से नहीं चलेगा, और कंटिन्यूअसली अपने को ग्रो भी करना पड़ेगा। बट स्टिल वीडियो कंक्लूड करने से पहले ना, मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत स्ट्रगल करी है, तो आप अभी 2023 में कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या टिप्स देना चाहोगे भाई, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और एंटर करना चाह रहा है फ्रंट एंड डेवलपर की लाइन के थ्रू? मतलब बेसिक टिप है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। मतलब आपको पहले तो आपके पास सही रोड मैप होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो 10 महीने के बाद आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए। तो गलत टर्न मत लो, ठीक है, सही रोड मैप फॉलो करो, सही टॉपिक्स पढ़ो। कंप्यूटर साइंस में 5 साल भी पढ़ते रहोगे, इतने टॉपिक्स हैं, खत्म नहीं होंगे। बट आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, करेक्ट रोड मैप फॉलो करोगे तो 10 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। और बाकी एक यार मैं ये बोलूँगा कि मेंटोरशिप बेटर रहती है मेरी तरह। ये नहीं कि 5-6 साल खराब करो, आपके ऊपर कोई होना चाहिए, बड़ा भाई, कॉलेज का सीनियर, कोई भी आपको गाइड करे। तो ये बेसिक टिप्स, मतलब ये सब होना चाहिए बेसिक। और प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल पैशन से पढ़ो, है ना, डिसिप्लिन से पढ़ो और फंडामेंटल पढ़ो। कंप्यूटर साइंस में ना शॉर्टकट नहीं होता, या तो आता है या तो नहीं आता। डेफिनेटली बूलियन है हर चीज। हाँ, और या तो आप कॉम्पिटिशन अपनी जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही बूलियन जो चलता है। पैकेज आपके लिए है वरना नहीं। हाँ, तो ये बेसिक मैं एडवाइस और टिप्स जो भी है ये अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है ना, बाकी तो बस यही है। मतलब किस टाइप से वो डीएसए पे कितना फोकस करें, डेवलपमेंट में कितना फोकस करें, प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, वो थोड़ा गाइड कर सकते हो? हाँ एग्जैक्टली देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको डीएसए पढ़ना है, अगर आपको कंपनी में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको डेवलपमेंट करना है। यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं बोलूँगा कि पहले डीएसए, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल अच्छे से कर लो, पहले एटलीस्ट एंट्री तो ले लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उस पर फोकस करो, और साथ के साथ आप स्टार्टिंग में डेवलपमेंट को थोड़ा कम लेके चल सकते हो। हर दिन 1-2 घंटा आप डेवलपमेंट कर रहे हो, बट 2-3-4 घंटे आप डीएसए कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपको एक जॉब आप सिक्योर कर लेते हो ना, तो स्विच कर दो, डीएसए को साइड कर दो, ठीक है। अब आप डेवलपमेंट पे फोकस करो, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको कोड करना है, आपकी स्प्रिंट चल रही है, आपको वहां पर आउटपुट देना है, मैनेजर जो भी हैं, टीम मेट हैं आपके, सबको आपको परफॉर्मेंस दिखानी है। तो आपको पहले डीएसए कर लो, बाद में आप डेवलपमेंट पे फोकस करो। मैं तो यही स्ट्रैटेजी बोलूंगा, एक साथ करने का फायदा नहीं है। डेफिनेटली एग्री। मतलब बोरिंग हो जाता है, दोनों या तो उल्टा कर लो या फिर दोनों साथ के साथ कर लो, जो आपके लिए वर्कआउट करे। हाँ, लेकिन करना दोनों ही है।
करना तो नहीं, छोड़ नहीं सकते बस। तो जी मैंने तो पर्सनल वन ऑन मेंटरशिप अभी देना बंद कर रखा है, थोड़ा पर्सनल टाइम की वजह से, बट आप प्रकाश से कनेक्ट कर सकते हो। मैं इनका लिंक डाल दूंगा नीचे, आप वन ऑन कनेक्ट कर सकते हो, इनका रिज्यूमे देख सकते हो, और अगर आपको कुछ मेंटरशिप चाहिए तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो इनके थ्रू। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भर देना डिटेल्स, प्रकाश आपको रीच आउट कर देंगे, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस लाइन में, वो भी अब सीनियर लेवल पे पहुंच गए हैं। थैंक यू वेरी मच प्रकाश फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपकी जर्नी मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग लगी, और मैं होप करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आपके पॉइंटर्स बहुत हेल्प करेंगे।